जय हिंद, जय भारत। युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के 30वें पड़ाव पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि 21 अक्टूबर 1929 को अदालत में सरकारी गवाह गद्दार जय गोपाल पर चप्पल फेंके जाने के बाद मैजिस्ट्रेट श्री किशन ने भगत सिंह और उनके सभी साथी अभियुक्तों के दोनों हाथों में हथकड़ी लगाने का आदेश दिया, जिसके बाद 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को खूब हंगामा हुआ। 22 अक्टूबर को जेल में ही सभी क्रांतिकारियों को बड़ी निर्ममता से पीटा गया और बोस्टल जेल में बंद अभियुक्तों के साथ तो बेहद बुरा व्यवहार हुआ। 23 अक्टूबर को अदालत में ही सभी अभियुक्तों की बहुत बुरी तरह पिटाई की गई। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज बात करेंगे उससे आगे की। दोस्तों, अदालत की कार्रवाई फिर शुरू हो चुकी थी और आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण गवाहियां हुई, जिनमें अप्रूवर जयगोपाल, हंसराज बोहरा और मनमोहन बनर्जी की गवाही भी शामिल थी। इनके साथ 7 नवंबर 1929 को दो मैजिस्ट्रेट चौधरी रोशनलाल और रामलाल आनंद, जिन्होंने पिछले महीनों अभियुक्तों की आइडेंटिफिकेशन परेड्स करवाई थी, वे भी बतौर सरकारी गवाह अदालत में पेश हुए। अपनी गवाही में मैजिस्ट्रेट रोशनलाल कहते हैं कि 7 जून को शिव वर्मा की आइडेंटिफिकेशन के समय अप्रूवर जयगोपाल शिव वर्मा को पहचानते हुए फूट फूट कर रोने लगा। गद्दार जयगोपाल साथी क्रांतिकारी शिव वर्मा को पहचानते हुए फूट फूट कर रोने लगा और शिव वर्मा से लिपट गया। ऐसा ही उसने राजगुरु की आइडेंटिफिकेशन के समय 4 अक्टूबर 1929 को भी किया था। क्या कहें इस पापी को। जयगोपाल वो गद्दार था जो सैंडर्स वध में शामिल था और बाद में पुलिस के दबाव में टूट गया। अब अपने जिन साथियों को फांसी और आजीवन कारावास की सजा दिलवाने में वो अहम भूमिका निभा रहा था, उनसे ही लिपटकर रो भी रहा था। और वो भी कितने विशाल हृदय कि उस कायर से कोई घृणा नहीं, गले मिल रहे थे। यहां यह भी याद रहे कि जब जयगोपाल पर अदालत में क्रांतिकारी प्रेमदत्त ने चप्पल फेंकी थी तो बाकी सभी साथियों ने उस घटना पर खेद जताया था। अब अदालत की कार्यवाही बिना किसी रुकावट के चल रही थी, लेकिन 29 जनवरी 1930 को अंग्रेजों के खरीदे हुए रीढ़ विहीन मैजिस्ट्रेट श्री किशन ने फिर दिखा दिया कि भले ही उसकी त्वचा का रंग सफेद ना हो, लेकिन लहू का रंग जरूर सफेद था। हुआ यूं कि लाहौर हाई कोर्ट बार के सीनियर मेंबर बैरिस्टर लाला दुनीचंद, जो भगत सिंह के लीगल एडवाइजर थे, उन्हें अदालत में बचाव पक्ष के वकीलों के बीच बैठने से अदालत ने मना कर दिया। अखबार द ट्रिब्यून ने इस मुद्दे पर अदालत में हुई बहस को 31 जनवरी 1930 के अंक में विस्तार से छापा था। हुआ यूं कि उस दिन अदालत की कार्यवाही शुरू होने से पहले दुनीचंद भगत सिंह से कुछ बातचीत कर रहे थे। सरकारी वकील कार्डन नॉड ने अदालत से पूछा कि ये किसके वकील हैं। दुनीचंद ने बताया कि मैं भगत सिंह का कानूनी सलाहकार हूं। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि कानूनी सलाहकार के रूप में आपकी कोई हैसियत नहीं है। तब भगत सिंह ने मैजिस्ट्रेट से स्पष्ट आदेश जारी करने का आग्रह किया कि उनके कानूनी सलाहकार के रूप में बैरिस्टर दुनीचंद को अदालत में बैठकर कार्यवाही देखने की इजाजत मिले। लेकिन मैजिस्ट्रेट सरकारी वकील की इच्छा के विपरीत आदेश कैसे जारी करता। मैजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि कानून में कानूनी सलाहकार जैसी कोई व्यवस्था नहीं है और दुनीचंद इस रूप में अदालत में नहीं बैठ सकते। तब दुनीचंद ने कहा, मैं हाई कोर्ट बार का सदस्य हूं, जिस पिलर पर लिखा है फॉर मेंबर्स ऑफ द बार ओनली, क्या वहां बैठ सकता हूं। मैजिस्ट्रेट ने इससे भी इनकार कर दिया। इसके बाद दुनीचंद ने पूछा, क्या पत्रकारों की मेज के पीछे बैठ सकता हूं। इससे भी मैजिस्ट्रेट ने इनकार कर दिया और कहा कि यदि वे चाहें तो एक दर्शक के रूप में दर्शकों के बीच बैठ सकते हैं। दुनीचंद ने फिर कहा, मैं हाई कोर्ट बार का सदस्य हूं और यहां बैठना मेरा अधिकार है। लेकिन मैजिस्ट्रेट श्री किशन की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, नहीं माने। तब विरोध स्वरूप दुनीचंद वॉकआउट कर गए।
लाला दुनीचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति और समाज में सम्मानित वकील थे। इससे नाराज भगत सिंह ने मजिस्ट्रेट से कहा, अभियोजन, सरकार और अदालत तीनों ही हमें बचाव का कोई अवसर ही नहीं देना चाहते। इस मनमाने रवैये का केवल एक अर्थ है कि आप हमें फांसी लटकाने पर आमादा हैं। यदि सरकार की यही इच्छा है तो हम इसके लिए तैयार हैं। ये देश सब देख रहा है। जब हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार होना है तो हम भी कोई बचाव नहीं करना चाहते। इस अदालत से न्याय की कोई अपेक्षा नहीं। यहां न्याय नहीं, मजाक हो रहा है। मैं अपने सभी साथियों की ओर से घोषणा करता हूं कि सभी अभियुक्त अपने वकीलों को हटा रहे हैं। हम फांसी के लिए तैयार हैं। इसके बाद वे अभियुक्त जिनका बचाव वकील अमरदास कर रहे थे, उन्होंने अदालत से कहा कि अब से अमरदास हमारे वकील नहीं हैं। तब अमरदास ने पूछा अदालत से कि बदले हालात में क्या मैं अदालत में बैठ सकता हूं? इस पर सरकारी वकील ने कहा कि मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैजिस्ट्रेट ने भी कहा वकील अमरदास से कि आप बैठ सकते हैं, आपको इजाजत है। तब भगत सिंह ने मैजिस्ट्रेट से पूछा, अगर दुनीचंद नहीं बैठ सकते तो अमरदास कैसे बैठ सकते हैं? अदालत का मजाक मत बनाइए। देखिए दोस्तों, जब अमरदास को उनके मुवक्किलों ने हटा दिया तो अब अमरदास की हैसियत और दुनीचंद की हैसियत में कोई फर्क नहीं रहा। लेकिन दुनीचंद को मैजिस्ट्रेट मना करता है कि आप यहां नहीं बैठ सकते। अमरदास को कहता है आप चाहें तो बैठ सकते हैं। लेकिन जब भगत सिंह ने इस पर ऐतराज किया और कहा कि अदालत का मजाक मत बनाइए, तब मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि ठीक है, अमरदास भी चले जाएं। भगत सिंह ने कहा दोनों ही आदेशों की कॉपी दे दीजिए, हाई कोर्ट भी देख ले कि यहां क्या मजाक चल रहा है। बनाए हुए मैजिस्ट्रेट ने कहा बैठ जाइए, आप मुझसे नहीं लड़ सकते। तब साथियों से चर्चा करके भगत सिंह ने कहा आप हमें जेल वापस भेज दीजिए ताकि हम भी वहां शांति से बैठ सकें और आप हमारी गैर हाजिरी में यहां शांति से अपना काम कर सकें। मैजिस्ट्रेट कहता है कि तुम्हारी मांग नाजायज है। भगत सिंह ने उत्तर दिया ठीक है, यदि ऐसा है तो हम कल से अदालत नहीं आएंगे। इसके बाद अदालत की कार्रवाई स्थगित कर दी गई और सभी अभियुक्तों को जेल वापस भेज दिया गया। दोस्तों, इससे कुछ दिन पहले 20 जनवरी 1930 को भगत सिंह और उनके साथियों ने होम मेंबर को टेलीग्राम भेजकर राजनीतिक कैदियों के साथ व्यवहार को लेकर सरकार द्वारा गठित जेल समिति द्वारा दिए गए आश्वासनों की याद दिलाई थी। कब? 20 जनवरी 1930 को। उसके बाद 28 जनवरी 1930 को यानी स्पेशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में बैरिस्टर दुनीचंद के मुद्दे पर हुए हंगामे से एक दिन पहले भगत सिंह ने एक लंबा पत्र लिखकर अंग्रेज सरकार को अपनी पुरानी मांगे फिर दोहराई थी। याद होगा आपको कि 15 जून 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने राजनीतिक कैदियों के साथ जेल में होने वाले बेहद अमानवीय व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल शुरू की थी और 13 जुलाई से बोस्टल जेल में भी भूख हड़ताल शुरू हो गई थी। धीरे धीरे अन्य जेलों में बंद नए पुराने क्रांतिकारियों सहित हजारों लोग भूख हड़ताल में शामिल हुए थे। आखिरकार सरकार द्वारा गठित जेल कमेटी के दिए आश्वासनों और कांग्रेस के अनुरोध का सम्मान करते हुए 4 अक्टूबर 1929 को वो ऐतिहासिक भूख हड़ताल स्थगित हो गई थी। लेकिन सरकार ने भगत सिंह की बेहद जायज मांगों को भी अभी तक लटका रखा था। इन हालात में 28 जनवरी 1930 को भगत सिंह ने यह पत्र लिखा था। इस पत्र के द्वारा भगत सिंह ने सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि 7 दिन में उनकी मांगें नहीं मानी गई तो भूख हड़ताल फिर शुरू हो जाएगी। 28 जनवरी 1930 को भगत सिंह ने 7 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया था और उसके अगले ही दिन 29 जनवरी 1930 को स्पेशल मैजिस्ट्रेट श्री किशन ने भगत सिंह के लीगल एडवाइजर बैरिस्टर दुनीचंद को अदालत में बचाव पक्ष के वकीलों के बीच बैठने की इजाजत न देकर नए संघर्ष को जन्म दे दिया। अब अगले दिन से 30 जनवरी 1930 से भगत सिंह और उनके साथियों ने अदालत में आने से मना कर दिया। 11 फरवरी 1930 को भगत सिंह ने स्पेशल मैजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर अदालत में नहीं आने के कारणों को विस्तार से बताया।
दोस्तों, भगत सिंह के ये पत्र बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, परंतु समय की सीमा के कारण हम उनके विस्तार में नहीं जा पाएंगे। हां, यदि आप ये पत्र पढ़ना चाहते हैं तो कई पुस्तकों में पत्र छापे गए हैं जिनकी सूची डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप ये पत्र वहां पढ़ सकते हैं। 7 दिन का नोटिस जब पूरा हो गया तो भूख हड़ताल दोबारा शुरू हो गई और हारकर सरकार ने 19 फरवरी 1930 को जेल नियमों में सुधार की घोषणा की। इसके बाद भूख हड़ताल समाप्त हो गई। 8 मार्च से अदालत की कार्यवाही फिर शुरू हो गई, जो 3 मई तक जारी रही, परंतु सरकार इससे संतुष्ट नहीं थी। सरकार को लगा कि अभी तो स्पेशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में कमिटिंग प्रोसीडिंग्स ही चल रही हैं, बाद में सेशन कोर्ट में ट्रायल चलेगी, उसके बाद सेशन कोर्ट के फैसले के विरोध में हाई कोर्ट में अपील होगी। भगत सिंह को अंग्रेज इतने समय तक जिंदा देखने को तैयार नहीं थे। नतीजा यह निकला कि वायसराय ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की धारा 72 में दी गई शक्तियों का दुरुपयोग करके 1 मई 1930 को ऑर्डिनेंस के द्वारा केस की ट्रायल के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया। एक ऐसा ट्रिब्यूनल जिसके फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती ही नहीं दी जा सकती थी। यह कैसा ट्रिब्यूनल था? इसकी शक्तियां क्या थी? क्यों इसका गठन कानूनी रूप से गलत था? इसकी चर्चा करेंगे, पर आज नहीं, अगले शनिवार शाम 5 बजे। आज इस क्रांति यात्रा को यहीं विराम देते हैं। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। भारत की आज़ादी के संघर्ष का वो गौरवपूर्ण इतिहास जो जनता की पहुंच से दूर रहा या रखा गया, उसे आप सबके सामने लाने का ये विनीत प्रयास यदि सही है तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और अपने सुझाव, अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक ज़रूर भेजिए। जय हिंद, जय भारत।